आज हम आपको बताएंगे डेफिनेशन और डिफरेंसेस क्या होता है, अंतर क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अवलोकन के नए क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो सिलेबस होगा, जिस पर हम जानकारी बताएंगे, वह होगा डिफिनेशन। वह क्या होगा? डेफिनेशन के बारे में। वह क्या होगा? डिफरेंसेस के बारे में। मतलब अंतर को समझिए और उसकी परिभाषा को समझिए। अब बहुत सारे परिभाषाएं हमारे कस्टम एक्ट के सेक्शन 2 में दिए गए हैं, तो परिभाषाओं में कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा भी होती है, कुछ उसके बारे में जानना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, उसमें सपोज करिए आपको पूछा कि प्रॉपर ऑफिसर क्या होता है, या कोई भी चीज को जानने के लिए आपको उसको पढ़ना भी अनिवार्य होता है। तो अब बताया गया है कि प्रॉपर ऑफिसर क्या होता है। प्रॉपर ऑफिसर कहने का तात्पर्य उचित अधिकारी क्या होता है। तो कहता है कि ऐसा कोई भी ऑफिसर जो किसी विशिष्ट कार्यों के लिए, जो किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए कमिश्नर ऑफ कस्टम्स या बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाता है, उचित अधिकारी कहलाता है। कहने का तात्पर्य एनी ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और कमिश्नर ऑफ कस्टम फॉर अ स्पेसिफिक वर्क, किसी विशिष्ट कार्यों के लिए जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अथवा बोर्ड द्वारा, वह उचित अधिकारी कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से पकड़ लीजिए कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी क्या होता है? मतलब सक्षम प्राधिकारी। कहता है एनी ऑथोरिटी हु इज कॉम्पिटेंट टू पास सच एन ऑर्डर और टेक सच डिसीजन बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम। कहता है ऐसा सक्षम पदाधिकारी जो भी कोई भी आदेश पारित करने में सक्षम हो, लेकिन उसमें से क्या होगा? एसीडीसी से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी मींस एनी ऑथोरिटी हु इज कॉम्पिटेंट टू पास सच एन ऑर्डर और टेक सच डिसीजन बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। उसी तरीके से पकड़ लीजिए एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी। ठीक है, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी क्या होता है? कहता है एनी ऑथोरिटी हु इज कॉम्पिटेंट टू पास सच एन ऑर्डर और टेक सच डिसीजन बट डज नॉट इंक्लूड कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपील बोर्ड और अपीलिएट ट्रिब्यूनल। कहता है ऐसा एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी का मतलब क्या हुआ? न्याय निर्णयक पदाधिकारी। मतलब ऐसा अधिकारी, ऐसा न्याय निर्णयक प्राधिकारी जो कोई भी आदेश पारित करने में सक्षम होगा, लेकिन उसमें कौन कौन समावेशित नहीं होगा? उसमें समावेशित बोर्ड नहीं होगा, अपीलिएट ट्रिब्यूनल नहीं होगा और सीमा शुल्क अपील कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपील नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ डिफरेंसेस के बारे में भी जानना है। ठीक है, डिफरेंसेस में सपोज करिए आपको जानना है ड्यूटी और सेस में क्या अंतर है। सपोज करिए आपको जानना है कि ड्रॉबैक और रिफंड में क्या अंतर है। सपोज करिए आपको जानना है ईजीएम और आईजीएम में क्या अंतर है। सपोज करिए आपको जानना है स्टोरिंग और बॉन्डिंग में क्या अंतर है। तो हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि इनमें क्या क्या अंतर है। री एक्सपोर्ट और री इंपोर्ट में क्या अंतर है, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि इसमें क्या अंतर होता है। सपोज करिए ड्यूटी और सेस में क्या अंतर है। ड्यूटी और सेस में क्या अंतर है? कहता है ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटी का मतलब इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेस का मतलब इट इज कलेक्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। सबसे पहला मतलब कौन? ड्यूटी को कौन कलेक्ट करता है? तो उसको कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेस को कौन कलेक्ट करता है? तो उसका जो एजेंसी होता है। ठीक है, इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और यह जो कलेक्टेड होता है वह रेवेन्यू के तौर पर कलेक्ट किया जाता है। मतलब ड्यूटी इज कलेक्टेड एज ए रेवेन्यू, जबकि सेस इज ए कलेक्टेड एज ए फीस। ड्यूटी किस लिए कलेक्ट किया जाता है? बेटरमेंट ऑफ पब्लिक, जनहित के लिए, लोगों के लिए ड्यूटी कलेक्ट किया जाता है। जबकि सेस जो कलेक्ट किया जाता है वो किसके लिए? एडवांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। ड्यूटी के बारे में कहां बताया गया है? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में, जबकि सेस के बारे में सेकेंड शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंतर्गत बताया गया। इसी तरीके से बहुत है, हम थोड़ा थोड़ा अभी आपको बता रहे हैं, फिर डीप। उसी तरह ड्रॉबैक होता है। अब हिंदी में ड्रॉबैक को भी वापसी कहते हैं और रिफंड को भी वापसी कहते हैं। कहते हैं ना। अब ड्रॉबैक क्या होता है?
ड्रॉबैक के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कहां बताया गया है, सेक्शन 74 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 में, सेक्शन 75 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 में। ठीक है, रिफंड, रिफंड का मतलब भी हिंदी में वापसी ही होता है। ड्रॉबैक के लिए कोई भी सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रिफंड के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। मतलब यहां पर शिपिंग बिल इज सफिशिएंट टू क्लेम द ड्रॉबैक, जबकि इसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन कैन बी फाइल फॉर रिफंड। किसके समक्ष? बिफोर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ रिफंड के समक्ष आपको सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। इधर कहता है ड्रॉबैक कब तक मिलेगा, कहता है यह ड्रॉबैक आपको बताए थे अर्लियर कि 18 महीने तक निर्गत किया जा सकता है, जबकि कहता है रिफंड जो है वह विद इन 1 ईयर आप क्लेम कर सकते हैं। ड्रॉबैक के लिए क्या कहता है कि आप 50 रुपया तक का ड्रॉबैक जो होगा तभी क्लेम दिया जाएगा, 50 रुपये से कम ड्रॉबैक आप क्लेम नहीं कर सकते, जबकि रिफंड के केसों में कहता है इवन सिंगल पैसा भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से और है। अब ईजीएम आईजीएम, सबसे पहले इसका विस्तारित नाम जानिए, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, इसका विस्तारित नाम जानिए इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। यहीं पर स्टोरिंग के बारे में है, बॉन्डिंग के बारे में है। तो स्टोरिंग का तात्पर्य सेक्शन 49 से है, बॉन्डिंग का तात्पर्य सेक्शन 59 से है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि सेक्शन 49 के बारे में बताइए, सेक्शन 59 के बारे में बताइए। उसके बाद कहता है री इंपोर्ट और री एक्सपोर्ट के बारे में। तो आपको मैंने बता देता हूं री इंपोर्ट के बारे में कहां बताया गया है, सेक्शन 20 में, और री एक्सपोर्ट के बारे में कहां बताया गया है, सेक्शन 74 में। हिंदी में इसको पुनर्आयात बोलते हैं, इसको पुनर्निर्यात बोलते हैं। इंपोर्ट का तात्पर्य आयात से होगा, एक्सपोर्ट का तात्पर्य निर्यात से होगा। उसी तरीके से री लग जाने से वह पुनर्आयात हो जाएगा, री इंपोर्ट हो जाएगा, और री एक्सपोर्ट लगने से वह पुनर्निर्यात हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फिर हम आगे चैनल में बताएंगे अगले क्लास में इसके पूरे डिटेल के बारे में कि क्या डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और क्या इसके डेफिनेशन है, बहुत सारे डेफिनेशन। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी एक्ट की बात होगी तो कस्टम एक्ट 1962 की बात होगी। जब हम बताएंगे 1962 का तात्पर्य तो कस्टम एक्ट से ही होगा। जब हम बताएंगे कस्टम टैरिफ एक्ट के बारे में तो उसका तात्पर्य हमेशा कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 से ही होगा। जब हम फेमा की बात करेंगे तो उसका तात्पर्य फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से ही होगा। जब हम कंपनीज एक्ट की बात करेंगे तो उसका तात्पर्य कंपनीज एक्ट 2013 से ही होगा। पहले यह 1956 था, वर्तमान में यह परिवर्तित होकर क्या हो गया है, 2013 हो गया। जब भी हम किसी फर्म की बात करेंगे तो फर्म का तात्पर्य ऐसे फर्म से होगा जो कि कंस्टिट्यूट किया गया हो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। ठीक है, जब भी हम कंसर्न की बात करेंगे तो कंसर्न का तात्पर्य ऐसे कंसर्न से होगा जो इंडिविजुअल हो या जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो। ठीक है ना, तो आप इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। फिर मिलेंगे अगले क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।